वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी ख़वातीन की, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से ज़िंदगी के हर शोबे में अपना मुनफरिद ही मकाम रखती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कराची की 23 साला अरूबा अफरीदी की, तो उन्होंने उन्हीं ख़वातीन में से एक हैं अरूबा फरीदी, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज़ हासिल किया। पहले तो ये उनसे पूछना पड़ेगा ना कि उन्होंने सोचा कैसे, उनको शौक कैसे आया कि जी के इधर जाया जा सकता है, और क्या कोई मुश्किलात नहीं थी, लोग रोक नहीं रहे थे कि तुमने क्या सोच लिया अरूबा तुमने क्या करना है एरोस्पेस इंजीनियर बन के। खैर, कराची के इलाके गुलशन हदीद की रिहायशी अरूबा, इनके वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स की फैमिली है ये। तो अरूबा को शामिल गुफ्तगू करेंगे, अरूबा से बात करेंगे। अरूबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें सबसे पहले बताएं कि मुश्किल शोबा है, शौक कैसे पैदा हुआ, कैसे चली गई इस तरफ, बचपन से शौक था? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। और मुझे बचपन से शौक़ था, और क्योंकि मैकेनिकल स्किल्स में जो है मुझे मैकेनिकल स्किल्स शुरू से ही बहुत शौक़ था, क्योंकि मैं बाबा के साथ काम करती थी, तो इस वजह से फिर मैंने ट्राई किया कि मैं जहाज़ों की इस फील्ड को ज्वाइन करूँ। अच्छा अरूबा, वैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल होती है, और इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, और ख़ास तौर पर अगर एरोस्पेस की बात की जाए तो वहाँ तो बहुत सारे लड़कों का रुझान होता है। आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, और क्या कोई मुश्किलात भी दरपेश आई, उनसे कैसे निपटी आप? देखें, लोग तो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, और अभी मुझे लाइसेंस के बाद बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये तो अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कि जो लोग मुझे मोटिवेट कर दें, उन लोगों की बात सुनती हूँ और उसी पे फोकस करती हूँ। और जहाँ तक बात है कि ये मर्दों की फ़ील्ड है, तो मर्दों की फ़ील्ड कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिस पे कि मर्दों का कब्ज़ा हो। ऑब्वियसली जहाँ पर दुनिया में हर जगह ख़वातीन जो है हर फील्ड में इतनी इन है, तो एविएशन भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ख़वातीन आ सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रही हैं कि अभी मुझे लाइसेंस के बाद भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहते क्या हैं वो? आप कौन सी बातें जो आप सुनती हैं जिन पे हंसी आ जाती हो कि भाई ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो तुम? देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो आजकल जो मैं सुन रही हूँ उसका मसला, और ये जो लोगों की सोच इस तरह की हो गई है कि फ़ीमेल है, लाइसेंस ले लिया, जहाँ पर इतने मर्द हजरात हैं एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। तो ये उनकी अपनी गलती है कि वो इतने सालों में उन्होंने लाइसेंस क्यों नहीं लिया। और जहाँ पर देखा जाए कि मैंने 6 साल जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने इतना टाइम लगाया है, इस सब के पीछे मेरी मेहनत है। अगर आज मैं जिस जगह पर हूँ, इस जगह पर इसके पीछे मेरी मेहनत है। तो अगर लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे और आगे बढ़ने वालों को डाउन फील कराते रहेंगे, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मोस्ट वेलकम, करते रहें, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो आप उससे जो है ना उस क्रिटिसाइज़ को इग्नोर करें, और आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आगे बढ़ेंगी। मज़ीद हम भी दुआ करते हैं आप आगे बढ़ें। लेकिन जो ख़वातीन आगे आना चाहती हैं उनको भी मुश्किलात दरपेश आती हैं, जिस तरह आपको भी मुश्किलात पेश आई हैं, तो उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें भी हिम्मत आप ही की तरह जो है ना कर रखनी चाहिए, ना कि ये जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दें? देखिए, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ प्लान्ड है ना ऑलरेडी, वो आपने फेस करनी है, वो आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि अब जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये सारी सोच जो है ना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर आपने कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक है अरूबा, हमें ये भी बताएं कि आपके अब्बा जो हैं वो खुद इंजीनियर थे। इंजीनियर समझते हैं कि फील्ड वर्क कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अब्बा ने नहीं समझाया कि फील्ड वर्क बहुत मुश्किल होता है, ना जाओ, क्या करोगी उधर जाके, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तुम आराम करो, कोई और एजुकेशन ले लो? जब बाबा को फील हुआ कि सब लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं और थोड़े से इश्यूज ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स के लिए, तो मैं घर आके बाबा को कहती थी कि नहीं बस अब मैं छोड़ दूंगी, बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती। बट बाबा मुझे कंटिन्यूसली ये कहते थे कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आएंगी, अभी ऐसे बहुत सारे जो है टास्क हैं जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं, तुम्हें अचीव करना है। तो बाबा ही मुझे इनकरेज करते थे हर चीज़ के लिए। वो ज़्यादा मोटिवेटेड थे आपसे?
अच्छा, जी बिल्कुल, कि जो खुद ही जो है उन्होंने ही टूल्स हैंडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई थी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे मेरे फादर ने ही पढ़ाया, तो इस वजह से वो मुझे लेके बहुत मोटिवेट थे। तुम्हें या मुझे या हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि अरूबा जो है एरोस्पेस इंजीनियर बन गई हैं, काम क्या होता है हमें थोड़ा सा ये भी तो समझाए ना कि ये काम होता क्या है, हम ताकि समझ सकें ये कितना मुश्किल काम है। देखिए, एरोस्पेस इंजीनियर जो है बेसिकली, पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस है, और मेंटेनेंस में 2 ट्रेड्स हैं, जो कि एक एरोस्पेस है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये मैकेनिकल साइड है, और एक एवियोनिक्स है विच इज़ B2, और वो आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक को डील करती है। तो इस तरह से एरोस्पेस इंजीनियर, और जितना भी जहाज़ का मैकेनिकल पार्ट है उसको उसकी मेंटेनेंस करना, अगर जैसे किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस आ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको जो है रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना होता है जहाज़ को, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर वो जहाज़ की बॉडी हो या फिर कोई भी पार्ट ऐसा हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो, आपने उसकी मेंटेनेंस देखनी होती है। बिल्कुल। अच्छा अरूबा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के भी, क्योंकि जानना चाहते हैं कि अरूबा इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर रही है, तो फ्यूचर में फिर क्या करेंगी? अब फ्यूचर में यही है कि अब जैसे मेरे पास बेसिक लाइसेंस आ गया है, तो मैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर बनना चाहती हूँ, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के कोर्सेज करना चाहती हूँ, और मैं एक अच्छी एयरलाइन में एज एन सर्टिफाइड इंजीनियर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाज़ों पे काम करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस फील्ड में कंटिन्यू रखूँ इस फील्ड को। ठीक है अरूबा, बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, बहुत मुबारक हो आप, और बहुत सारा गुड लक हमारी तरफ से कि आप जिस तरीके से क्रिटिसिज्म को झेलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आप मजीद आगे बढ़ती चली जाएं, और कोई अगर तरक्की कर रहा होता है ना तो उसको तरक्की करने दिया कीजिए। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था प्रोग्राम में, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दें, और अरूबा के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो जिस पे काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उसको उन्हें कामयाब करे। PSL के सुल्तान कौन बनेगा? तो जनाब ये तो एक आज फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला कुन मौका आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा, और यकीनन चौके और छक्कों की बरसात तो देखने को हमने भी टीम जो है ना वो डिवाइड कर लिया, हमने चुन लिया कि टीम कौन सी है। मुल्तान सुल्तान जो है वो इकरा ने चुन लिया, और पेशावर ज़ल्मी जो है मैं पेशावर ज़ल्मी का साथ देने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी इंशाल्लाह। ये ट्रॉफी मुझे भी थोड़ा यही है ये इस बार मुल्तान सुल्तान की ट्रॉफी है। और अगर बात की जाए शेखज़ाद स्टेडियम की अबू धाबी में, दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सारे फिर 9 बजे लगा के बैठ जाए टीवी, क्योंकि आज तो बहुत मजा आने वाला मैच का। हाँ जी, और पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में 8 विकेटों से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की है, और आज जो फाइनल होने जा रहा है, अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है तो एक नया चैंपियन हमें PSL का देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आज जिस वक्त ये लीग ख़त्म हो रही होगी, मैचेस पूरे हो जाएंगे, फातेह का ऐलान कर दिया जाएगा, तो फिर स्टैट्स हमारे सामने जो हैं वो आ गए होंगे। इकरा, क्यों? रीज़न ये है कि हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन से लोगों को सेलेक्ट नहीं किया है जिनको करना चाहिए था। लोग क्या राय रख रहे हैं, ज़्यादा सपोर्ट किसको कर रहे हैं, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की है कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपको वो सुना पाकिस्तान की हैं, तो जो भी जीता तो पाकिस्तान ही है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान है। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ, शेब मलिक मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। मुल्तान सुल्तान जो है फाइनल में पहुँच गई है, और कप इंशाल्लाह इस बार मुल्तान आएगा। पेशावर के लोग हैं तो इंशाल्लाह ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे, और जिस तरह इन्होंने कल बैटिंग की है और जिस तरह बॉलिंग इनकी जो पेस जा रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और हम इंशाल्लाह थ्रू आउट इसको सपोर्ट करेंगे। 110% उम्मीद है कि मुल्तान फाइनल जीतेगा। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह फाइनल भी वही जीतेगी। मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह फाइनल का कप लेके आएगी। मुल्तान सुल्तान को ज़्यादा लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन अगर हमारे पेशावर ज़ल्मी का हज़रतुल्लाह ज़ज़ई चल गए ना तो फिर मुल्तान सुल्तान जो मर्जी कर ले, मुल्तान सुल्तान भी इस टाइम जो है ना वो कम, उसका पलड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा हल्की टीम नहीं है, हल्का ना लो इस टीम को। फेवरेट अगर देखा जाए तो शायद मुल्तान सुल्तान जी है, लेकिन हम भी तो उम्मीद पर जो है उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन आज की जो फेवरेट और जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान की बहुत बेहतर है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। इस तरह देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान को इवेंट की अगर स्टार्ट से तो बड़ा कमज़ोर समझा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई अबू धाबी के स्टेडियम में, आप क्या समझते हैं पहली बार फाइनल में पहुंची और इससे अच्छा मौका नहीं होगा उनके पास कि अगर ट्रॉफी ये जीत लेते हैं?
जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। और आई थिंक मैं कहूँगा इकरा के हमजा गुड चॉइस। मैंने भी जो है वो पेशावरी कढ़ाई और चपली कबाब जो है रात के लिए इंतजाम करके और मुल्तानी सोन हलवा हम थोड़ा सा चख लेंगे जब हम खाने से। बट आई थिंक ऑन सीरियस नोट आई थिंक इकरा एंड हमजा फाइनल आई थिंक 50-50। उसकी वजह यह है कि दोनों डिजर्विंग टीमें फाइनल में आई हैं, बहुत अच्छी तैयारी से इन दोनों ने अपने आखिरी मैचेस खेले हैं। और एक जो मुझे अपनी 12-13 साल की रिपोर्टिंग में प्रोग्राम करने में देखने क्रिकेट समझने में एक चीज सीखी है कि फाइनल में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। उसकी वजह है फाइनल के की मोमेंट्स हम देखिए काउंट करेंगे, टॉस काउंट करता है। उस्मान ख्वाजा का जो लास्ट टाइम एक अनफॉर्चुनेट रनआउट था, उसने पूरा मैच चेंज किया। किस्मत बहुत काउंट करती है, कोई छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो वॉच आउट फॉर दीज मोमेंट्स के ये 12-13 साल के तजर्बे का निचोड़ है कि आपके फाइनल में हरीफ टीम की गलती हो या आपकी अपनी गलती वो पूरा मैच चेंज करती है। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें बहुत जबरदस्त हैं एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस है दोनों टीमों के लिए एंड मे द बेस्ट टीम विन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफार भाई ये बता दें कि हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के जो हालात थे वो इतने बेहतर शायद नहीं थे, लेकिन जो ज़ज़ई के आने से हालात मुख्तलिफ हो गए। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया टीम को कि एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है ऊपर जो पूरा मैच बदल सकता है। अगर आज देखा जाए तो पोटेंशियल बैट्समैन कौन से हैं पेशावर के पास कि जिनको काम करना होगा लाजमी तौर पर? हमजा बिल्कुल डेविड मिलर जैसे इनके पास बड़े खतरनाक प्लेयर थे, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर वो गए। तो पेशावर ने मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पिक्स की हैं ड्राफ्ट में। अगर आप देखें डेविड मिलर उनके पास थे और लेकिन जब वो चले गए तो उनके पास हजरतुल्लाह ज़ज़ई जैसा एक छुपा रुस्तम जो है ना वो पड़ा हुआ था, उनके पास मौजूद था। अबरार खेले, अबरार जहाँ जरूरत थी कर वहां पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम ये नहीं देखते कि स्पिनर्स खिलाने हैं ये फास्ट बॉलर, हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो दोनों टीमों ने बड़ी कमाल की पिक्स की हैं। अगर हम देखें तो शाहनवाज धानी प्रूव टू बी द रॉक स्टार ऑफ द PSL स्टेक्स। तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और थिंक टैंक तो देखिए हम दोनों जानिब। एक दफा एक जानिब एंटी फ्लेवर कैरन सेमी 2 मरतबा का वाहिद कप्तान है जिसने वर्ल्ड T20 अपनी टीम को जितवाया वेस्ट इंडीज को। फिर पेशावर ज़ल्मी को जिता चुके फ्रॉम द डे 1 मौजूद हैं। उनके साथ मोहम्मद अकरम, फिर ग्रेट इंजमामुल हक भी उनके पास थिंक टैंक में बैठे हुए। तो मुझे तो लगता है कि इस आज फाइनल के अंदर भी इस मैनेजमेंट का भी बड़ा अच्छा इम्तिहान होगा दोनों का कि कौन से सिपाही उतारते हैं, जो कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी क्या चेंजेस आपने देखा होगा हमसा कि उन्होंने अबरार को खिलाया, अचानक से उस्मान खालिद, फिर हमने देखा कि अमाद भट्ट भी इकरा खेले हैं जिन्होंने पहला खेला था लास्ट टाइम। हजरतुल्लाह ज़ज़ई तो ऑब्वियसली तो ज़लज़ला लेकर आ गए टूर्नामेंट के अंदर। सही। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हम देखते हैं अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें वो तो हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि फ़ाइनल में आई है, आ चुकी है, खेल चुके हैं फ़ाइनल। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो कि पहली बार आ रहे हैं फ़ाइनल में और अब खेलेंगे भी फ़ाइनल, लेकिन आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा बिल्ट होगा, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? देखिए मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहेगा ना इस वक्त के प्रेशर नहीं है तो मेरे ख्याल में झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा फाइनल है, इसका प्रेशर होना ही है, दोनों टीमों पर है। शायद कह सकती हैं कि पेशावर ज़ल्मी चूंकि चौथा फाइनल खेल रहे हैं, एक दफा टाइटल जीते हुए हैं, तो उनके मैनेजमेंट में जो लोग हैं, ये जो कामरान वहाब और बहुत सारे प्लेयर उमैद आसिफ जो पहले फाइनल्स खेले हुए हैं, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस जरूर है। बट याद रखिए कि ये जो T20 के सारे प्लेयर्स हैं ये दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं किसी ने कोई फाइनल खेला होगा एज अ बंच। यकीनी तौर पर मुल्तान सुल्तान के लिए पहला फाइनल मौजूद है, थोड़े नर्व्स भी होंगे, बट जैसे टॉस होगा ना इकरा, जब पहली बॉल फेंकी जा रही होगी, आई थिंक वो सब चीजें पीछे रह जाएंगी, फिर खेल पे फोकस होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे हमेशा से फाइनल्स के अंदर इन की मोमेंट्स का बड़ा जो है ना दखल दिखाई देता है। टॉस कौन जीतेगा, आप 11 क्या खेलते हैं और आपकी प्लानिंग क्या है इस फाइनल के लिए, ये भी बहुत मैटर करेगा। अच्छा ठीक है, इंजमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज हम फाइनल में क्या देख रहे हैं? क्या हैदर वापस आ रहे होंगे या इमाम को चांस मिल रहा होगा? वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, उन्होंने कहा देखें हैदर हमारा अच्छा प्लेयर है, हो जाता है कभी कभी आपकी फॉर्म नहीं होती, बट स्टिल ही इज अ मैच विनर फॉर मी। अगर आप मेरी राय पूछें और थोड़ा सा अगर मैं सेंस करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर ज़ल्मी को जो इस्लामाबाद से जीतने वाली टीम है उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत है। एक तब्दीली की कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो किसी एक मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर की जगह अगर किसी स्पिनर को खिला लेंगे तो इनका अटैक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5 फास्ट बॉलर खिलाए थे। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडल ऑर्डर है, आसिफ अली, इफ्तिखार,
और इसी तरह अगर हम बात करें उनके दीगर हुसैन तलत की, वो स्पिनर से बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। ठीक है, आज का दिन ही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया जो है उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो हमजा इंडिया तो इस टाइम जो उसके तज्जियाकारों को ले लें, उनके क्रिकेटर्स को देख लें, वो सभी मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये चैंपियनशिप तो वही जीतेंगे। अब्दुल गफ्फार साहब से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि शामिल गुफ्तगू करते हैं इकरा इसमें, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेल पेश किया है, आप देखें कि बारिश 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 और फिर भी जितना महदूद खेल वो खेल सके हैं, उन्होंने आउट क्लास कर दिया है इंडिया को। जी गफ्फार भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने तो चारों शाने चित कर दिया, हुआ क्या इंडिया के साथ? सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को बहुत बहुत मुबारक और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल। और दूसरी बात, आई थिंक 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से इन ऑस्ट्रेलिया, फिर 2019 में इंग्लैंड से हारे उनके मुल्क के अंदर। तो आई थिंक इससे ज्यादा डिजर्विंग कोई टीम थी नहीं जो चाहती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप जीते, क्योंकि दुनिया के बहुत ही नाइसेस्ट हम्बल तरीन टीम में आती है। फिर उनके कप्तान केन विलियमसन, और आई थिंक एक टैक्टिकल डिसीजन जिसने इंडिया को पूरे मैच को कॉस्ट किया वो ये था कि आपने एक ओवरकास्ट कंडीशन और एक ऐसे ट्रैक जिसको ओवरकास्ट कंडीशन में बॉलर्स को सूट करना था, फास्ट बॉलर्स को, आपने 2 स्पिनर खिला दिए। चले अश्विन का समझ में आता है कि आपने एक स्पिनर खिलाया था, बट जडेजा को भी खिला दिया। आई थिंक ये बड़े डिफेंसिव और बड़ी पुअर प्लानिंग थी इंडिया की मेरे ख्याल में, क्योंकि एक ऐसी पिच पर जहां डोमिनेट ही 6 दिन बारिश नहीं करना था और नतीजा भुवनेश्वर होने चाहिए थे टीम का हिस्सा। देखिए वो बिल्कुल होने चाहिए, वो भुवनेश्वर कुमार तो ऑब्वियसली होने ही चाहिए थे, बट उनके स्क्वाड के अंदर देखे ना शार्दुल ठाकुर मौजूद नहीं थे, वाशिंगटन सुंदर, ये 2 वो प्लेयर हैं हमजा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलराउंड डिस्प्ले किया था और अपनी टीम को जितवाया था। विराट कोहली के लिए आई थिंक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो मुसलसल आईसीसी के फाइनल हार रहे हैं, धोनी को लोग याद करते हैं। अब तो ये भी बातें हमजा शुरू हो गई है कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस को 5 मरतबा चैंपियन बना चुके हैं, क्या उन्हें कोई एक T20 की कप्तानी सौंप दी जाए? तो आई थिंक ये होता है किस्मत। देखें विराट कोहली, वो कहते हैं ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनकी क्या धाक है, बहुत जबरदस्त मैच फिनिशर है। बट अब किस्मत का क्या करें कि जब भी कप्तान बनते हैं, कप्तान है, जब भी टीम को फाइनल में लेके आते हैं टीम हार जाती है, और ये मुसलसल दूसरी तीसरी मरतबा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमजा जो उनकी टीम जीती थी इतनी बड़ी सीरीज, उसमें भी विराट कोहली कप्तान नहीं थे, वो वापस आ चुके हुए थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो गया। बट न्यूजीलैंड आई थिंक प्रीटी मच डिजर्व, और मुझे तो बहुत खुशी हुई जब केन विलियमसन और रॉस टेलर ने फिटिंगली इस मैच को फिनिश किया, और उन दोनों की बात है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से विराट कोहली की बात कर रहे हैं, क्या उनकी कप्तानी को भी कोई खतरा लाहक हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो फाइनल्स और सेमीफाइनल्स इस तरह के इवेंट्स आए हैं उसमें भारत मुसलसल हारता है। 2013 की अगर बात की जाए तो तभी से 6 इवेंट्स ऐसे खेले जिसमें फाइनल और सेमीफाइनल्स में भारत मुसलसल हारा है। कहीं आप ये तो नहीं देख रहे कि जनूबी अफ्रीका की तरह भारत पे भी कोई टैग लग जाए, उसका जिस तरह से टैग लग गया था ना, चॉकिंग का टैग लगा था? बिल्कुल जी, आपने चौकर्स कह ही दिया। चले चॉकिंग का टैग बिल्कुल देखिए आप खिलाएंगे, अगर आप अच्छी टीम होते हैं और फिर ही आप फाइनल आते हैं तभी तो आपको चौकर्स कहा जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका का भी प्रॉब्लम था। पूरे साल बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बट जहां नॉकआउट मैच आएगा वहीं हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये है एक चौकस का टैग। लेकिन जहां तक विराट कोहली की कप्तानी की आप बात कर रही है, मेरे ख्याल में इस साल चूंकि वर्ल्ड T20 भारत में नहीं भी हुआ, तो भारत ऑब्वियसली यूएई में होस्ट करेगा। दैट इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट, क्योंकि अगर विराट कोहली तो यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत होंगी, अगर यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे लगता है मेरी जाती राय में भी, क्योंकि रोहित शर्मा एक उससे उनकी तरह की बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, उतना ही बड़ा नाम है। ठीक है, खतरा भी हो सकता है, रोहित को चांस भी मिल सकता है। गफ्फार भी बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीत ली। आज PSL का फाइनल कौन जीतेगा वो भी आज हम देख लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।